कि वॉशिंगटन में हजारों यहूदियों ने कांग्रेस के अंदर सिट इन शुरू कर दिया है। दावा है कि वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक सीज फायर डिक्लेयर नहीं होता है। ये लड़ाई अब नए आयाम लेगी कि जब गाजा पे हमले बमबारी हो रही थी तो ऊंचे टीले पे बैठ के इजरायली मध्यवर्गीय इजरायली परिवार जो हैं वो पिकनिक की तरह उस नज़ारे को देख रहे थे। इजराइल फिलिस्तीन की बात होती है तो बात जियोपॉलिटिक्स पे चली जाती है, अमेरिका, रूस, चीन वगैरह वो है अपनी जगह पे और उसके बिना हम सोच नहीं सकते। ईरान, तो ये सारे खिलाड़ी हैं उस इलाके में जो जिनका कुछ न कुछ असर आने वाले समय में इस लड़ाई में होगा। कि वॉशिंगटन में हजारों यहूदियों ने कांग्रेस के अंदर सिट इन शुरू कर दिया है और उनका यह कहना है, यहूदियों ने सिट इन शुरू कर दिया है और उनका दावा है कि वो तब तक नहीं निकलेंगे जब तक सीज फायर डिक्लेयर नहीं होता है। ये लड़ाई अब नए आयाम लेगी। यह अब हम शायद इसका एक नया चेहरा देखेंगे। तमाम दुनिया के कैपिटल्स में, दुनिया के शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन में जल्द से जुलूस हो भी रहे हैं, उन पे रिप्रेशन भी हो रहा है, दमन भी हो रहा है, लेकिन वो चल रहा है। और बेशक हमारे यहाँ फ्रीज शॉट, हमारे यहाँ इसकी बहुत जो बात अभी निवेदिता कह रही थी, ये नक्शा जरा कैमरा उस पर भी घुमा लीजिएगा, वो जो नक्शा है उसको भी देख लीजिएगा जरा। ये था 1946 में जब पूरा फिलिस्तीन था, जब इजराइल नाम की कोई शय नहीं थी, और ये है 2008 में। ये गाजा पट्टी है और ये रह गया बाकी का फिलिस्तीन। इस तस्वीर को, इस फिल्म को जो कई घंटों से चल रही थी, उसकी एक फ्रीज शॉट अब दिखा के हमसे यह कहा जा रहा है कि आप बताइए कौन आतंकवादी है, कौन टेररिस्ट है, आप उसे कंडेम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सवाल, इसके जवाब हमारे से पहले तमाम वक्ता दे चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे दो तीन चीजें इसकी पृष्ठभूमि के तौर पे कहना चाहूंगा। तो मुहातीन के जो डायरेक्टर हैं थे उस वक्त जॉर्ज याकमान, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए ये कहा, द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर पैलेस्टीनियंस वुड बी टू अवॉइड अ न्यू ऑस्लो which would fail to resolve the conflict and instead postpone it and continue in a continuation of Israeli confiscation and settlement. मुख्तसर में ये ओस्लो 1993 में जो ओस्लो अकॉर्ड नॉर्वे की मध्यस्थता से हुआ, उसके चलते जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी और उसके चलते और उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट में जो उसका इकोनॉमिक अपेंडिक्स था, जिसमें पूरी की पूरी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर आने वाले इलाकों के इकोनॉमिक डिसीजंस भी जो हैं, यहां तक कि उसके लिए जो टैक्स इकट्ठा होता है वो भी इजरायली इकट्ठा करते हैं। तो एक तरह से फिलिस्तीन आपको जाना है, आपको इजरायली वीजा पे जाना है, फिलिस्तीन के और फिलिस्तीनी अथॉरिटी टैक्स इकट्ठा करेगी, वो पैसा जो है वो इजरायली अथॉरिटीज इकट्ठा करेंगी। कोई इकोनॉमिक डिसीजन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ले नहीं सकती है। ओस्लो अकॉर्ड का जो मजाक बना है शायद उसमें निहित था, लेकिन उसका जो मजाक इजराइल ने बनाया है अगले 15-20 साल में, उस मजाक का नतीजा था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी दरअसल इजराइल का मोहरा बन के रह गई। अगर इजराइल में पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं कह सकती है कि हम ज्यादा पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाएंगे, उनको मैक्सिमम 10-15% के दायरे के अंदर रखना पड़ेगा, लेकिन बढ़ाना आपको भी पड़ेगा। नतीजा ये था कि 2012 में ही जब हम वहां थे, उस दौरान में नौजवानों में बहुत सुगबुगाहट थी इसको लेकर, और एक गुस्सा था जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ दिखाई दे रहा था। लेकिन वो गुस्सा दरअसल ओस्लो अकॉर्ड के खिलाफ भी दिखाई दे रहा था। वो गुस्सा ये भी बताता था कि दरअसल जिस तरह से इजराइल ने
ओस्लो अकॉर्ड की स्पिरिट को रौंदा है। वैसे तो ऑलरेडी पेरिस एग्रीमेंट का जो उसका इकोनॉमिक अपेंडिक्स है उसमें बर्बादी के सारे आसार थे, लेकिन अगर इसकी भी गुंजाइशों को आपने थोड़ा बहुत लागू किया होता तो शायद कुछ और हालात बनते, लेकिन वो हो न सका। कि जब गाजा पे हमले बमबारी हो रही थी तो ऊंचे टीले पे बैठ के इजरायली मध्यवर्गीय इजरायली परिवार जो हैं वो पिकनिक की तरह उस नज़ारे को देख रहे थे, खाना खा रहे हैं, मौज मना रहे हैं, पिकनिक की तरह वो नज़ारा देख रहे हैं जब बमबारी हो रही है। ये हालत हो गई थी। और उन हालात का 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स में नेथन थ्रॉल नाम के एक यहूदी के लिखे हुए पीस का, मैं बार बार यहूदी इसलिए कह रहा हूं कि यहां मैं किसी मुस्लिम सोर्स को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां किसी ऐसे सोर्स को कोट नहीं कर रहा हूं जिसपे हमारे मीडिया वाले जो हैं वो, एक साहब मैंने देखा टाइम्स नाउ वाले लेट लेट के चिल्ला चिल्ला के वहां पे वो कुछ रिपोर्टिंग कर रहे थे इजरायली बंकर से। तो इनका ये कहना था, एक मायने में ये इनके अल्फाज मैं आपके सामने रख देता हूं, ये आपको अपने आप में समझा देंगे कि आज ये हालात कैसे पैदा हुए। Looking at the entire post-Oslo process and the reduction of the Palestinian Authority to a joke, ये जोक मैंने कहा है ऐसे, it is not this thing, वो कहते हैं is that many people, especially supporters of Hamas, जो उन दिनों बहुत कम हुआ करते थे बहरहाल, और हालांकि उधर थे, गाजा में थे, had begun to argue that violence alone had been the most effective tactic in forcing Israel and the international community to act. This is Nathan Thrall, and then he explicates, उसको आगे थोड़ा और खोलते हैं. They believe that rocks, Molotov cocktails and mass protests pushed Israel to sign the Oslo Accord in 1993, that deadly strikes against Israeli troops in Lebanon led Israel to withdraw in 2000, that the bloodshed of the Second Intifada pressured George W. Bush to declare support to Palestinian statehood and prodded the international community to produce the Arab Peace Initiative and the Geneva Initiative and the roadmap for the Middle East. They are also convinced, Nathan Thrall continues, कि ये फिलिस्तीन के अवाम में ये जो एहसास बढ़ रहा है कि हिंसा के बिना कोई और जबान इजराइल और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको समर्थन करने वाली समझती नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। हर बार जब हिंसा हुई है उसके बाद बात 2 कदम आगे बढ़ी है, वरना जब तक हिंसा नहीं होती है तब तक वो मामला वहीं का वहीं अटका रहता है। उनकी इजरायलियों की रोजाना बेदखली चलती रहती है, उनका बिजली बंद हो गई, उनका पानी के बारे में आपने सुना ही है, दिन में 2 घंटा पानी। हर इजरायली घर को आप फिलिस्तीनी घर को आप मीलों दूर से पहचान सकते हैं उसके ऊपर काली टंकी देख के, क्योंकि इजरायलियों को 24 घंटा पानी मिलता है लेकिन यहां 2 घंटा पानी आता है, आपको ऊपर की टंकी में पानी भरना है। So finally, they are also convinced that arms pressured Ariel Sharon, then Israel's PM, to evacuate the settlers and the troops from Gaza in 2005. और ये चीज जो है इसने दरअसल वो माहौल तैयार किया है। तो जिस फ्रीज शॉट की हम लोग बात कर रहे थे, या कार्लो गिन्सबर्ग के भी हवाले से जो कही गई कि वो हिंदी फिल्म का है कि नजारा, आपने पूरी फिल्म देख ली, जब आखिरी फिल्म में हीरो धुनाई कर रहा है प्रेमनाथ की, तो तब आपको लगे अगर कोई फ्रीज शॉट लेके कि देखिए भाई साहब क्या जुल्म हो रहा है, इसके साथ कितनी ज्यादती हो रही है। ये तकरीबन हमारा मीडिया ये कर रहा है इस वक्त, और जाहिर मीडिया क्यों ना करे जब आपके सियासी हुक्मरान ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल-फतह और उस सब के बारे में बात कही गई है। मैं सिर्फ एक चीज और हमास के बारे में कह के अपनी बात खत्म करता हूँ, लंबी बात करने का वक्त नहीं है। वो ये कि हमास इजिप्ट के, मिस्र के इख्वानुल मुस्लिमीन
उससे निकला हुआ एक ऑफशूट है, इसीलिए वो गाजा वाजा के नज़दीक जो है वहाँ उनके असर ज़्यादा है उनका। लेकिन इसकी जब शुरुआत हुई तो ये तकरीबन वो किस्सा है जो अलकायदा वाला किस्सा है। हमारे यहाँ पे आपने भिंडरावाले का किस्सा देखा है कि जब आपके सामने एक सियासी चैलेंज खड़ा हो जाता है, तब आप उसकी काट करने के लिए वो सीआईए एक जमाने में वियतनाम वॉर के टाइम पे, उस जमाने में सीआईए का एक वो हुआ करता था, मैक्सिम हुआ करता था, व्हेन यू कैनॉट ओवरटेक देम फ्रॉम द राइट, ओवरटेक देम फ्रॉम द लेफ्ट। कि अगर आपको दाएं बाजू का कोई नहीं मिल रहा है उनको पछाड़ने के लिए, तो आप उनसे ज्यादा बाएं बाजू के बन जाइए। अब यहां बाएं दाएं का नहीं है मामला, लेकिन यह है कि जो अगर मॉडरेट है तो उससे आप 10 गुना ज्यादा एक ऐसा उग्र चेहरा लेके आइए, एक ऐसी उग्र सियासत लेके आइए, उसको हवा दीजिए जो इनको खत्म करेगा। तो असल में पीएलओ को और फतह को उन दिनों हमास के लोग असैसिनेट किया करते थे कि गोली मार के खत्म कर दिया। ये चीज जो है, ये इसको इजराइल लगातार शय देता रहा। और ये मैं एक बार और आपको एक इजरायली अफसर का ही बयान सुना देता हूं। अवनेर कोहेन, हु वर्कड इन द गाजा स्ट्रिप, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है, उसमें इजरायली ऑफिसर का बयान है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कर्ब गाजाज इस्लामिस्ट्स फ्रॉम द आउटसेट, says Mr. Cohen, Israel for years tolerated and in some cases encouraged them as a counterweight to the secular nationalists of the PLO and its dominant faction Yasser Arafat's Fatah. Israel cooperated with Sheikh Ahmad Yassin even as he was laying the foundations of what would become Hamas. आखिर में लेकिन एक दिलचस्प वाकया है जो बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता है, क्योंकि हमेशा जब भी किसी इजराइल फिलिस्तीन की बात होती है तो बात जियोपॉलिटिक्स पे चली जाती है, अमेरिका, रूस, चीन वगैरह, वो है अपनी जगह पे और उसके बिना हम सोच नहीं सकते, ईरान। तो ये सारे खिलाड़ी हैं उस इलाके में जो जिनका कुछ ना कुछ असर आने वाले समय में इस लड़ाई में होगा। द फैक्ट दैट देयर इज ऑलरेडी नाउ कंपेयर्ड टू 1991 जब का सईद भाई जिक्र कर रहे थे, वो जो यूनिपोलर पोस्ट सोवियत यूनियन का जो यूनिपोलर दुनिया थी, उसकी जगह आज जो मल्टीपोलैरिटी इमर्ज कर रही है, बावजूद इसके कि हम पुतिन या शी जिनपिंग से कितनी ही नफरत करें, मैं भी करता हूं, बहुत करता हूं मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे दरअसल ये रेजिम्स हजम नहीं होती। लेकिन मल्टीपोलैरिटी का मतलब यह है कि आज शायद अमेरिका उस हालत में नहीं है जो 1993 में था, और उससे शायद ये खाड़ी में बहुत कुछ, इधर इस इलाके में बहुत कुछ जो है तब्दीलियां आने, उनको एक काउंटरवेट मिलेगा। कल यूएन के एक मीटिंग में रेजोल्यूशन हमास को कंडेम करते हुए लाया गया, जिसे रूस ने वीटो कर दिया। तो ये सब खेल अब थोड़े बहुत होंगे, लेकिन एक हिस्सा जो है, जो अंदरूनी सियासत का जो अक्सर रह जाता है, उसका मैं जिक्र करके अपनी बात खत्म करता हूं। तो 2006 से पैलेस्टीनियन यूथ मूवमेंट नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। शुरुआत उसकी पैलेस्टीन के अंदर हुई, लेकिन उसके बाद दुनिया भर के पैलेस्टीनियन डायस्पोरा में हर जगह पे उसकी शाखाएं खुल गई। और उनकी कोशिश ये थी, पैलेस्टीनियन यूथ मूवमेंट की कोशिश ये थी, सबसे बड़ी उनकी दिक्कत ये थी कि हर चीज जो है, जैसे हम लोग भुक्तभोगी यहां देख रहे हैं, हर चीज, हर मुद्दा जो है अल्टीमेटली वो ये हमास बनाम फतह के लड़ाई में एक सेल्फ डिफीटिंग लड़ाई में तब्दील हो जाता है। और उससे फिलिस्तीन के जो अपने हित हैं, उसके जो अपने मसाइल हैं, उनके अपने सवाल हैं, वो सवाल जो है वो तरजीह नहीं पाते हैं। तो पहली पहल जो पैलेस्टीनियन यूथ मूवमेंट की तरफ से हुई 2006 के बाद, वो ये था कि हमास और फतह अपने आपस में पीस करें, और पैलेस्टीनियंस तंग आ चुके हैं, उकता चुके हैं आपकी आपसी लड़ाई से। अगर आप एक यूनिफाइड लड़ाई नहीं पेश कर सकते हैं तो फिलिस्तीन के आप हक में नहीं हैं। 1-1 लाख 1.5 लाख के डेमोन्स्ट्रेशन गाजा में हुए, जिसे शुरू में हमास के
उन्होंने दबाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद फाइनली उनके समझ में आ गया कि इसका बहुत बड़ा जनाधार है, कि ये जो है इस के पीछे फिलिस्तीनी अवाम की बहुत बड़ी ताकत है, जो आज चाहती है कि ये दंगे, ये जो खेमेबाजी है इन दोनों गुटों के बीच में, इन दोनों फैक्शंस के बीच में, ये खत्म हो। और उसका नतीजा कुछ हद तक हुआ कि एक सतही तौर पर ही सही, लेकिन कम से कम एक पीस बनी। पैलेस्टीनियन यूथ मूवमेंट की और उससे जुड़ी हुई ये जो सेंसिटिविटी है, जो एक तरह से इन बड़े बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों से खेल को अलग ले जाना चाहती है, काफी हद तक भविष्य इनके भी हाथ में है, क्योंकि बहुत कुछ अब जो हो रहा है अंदरूनी तौर पे, उसमें ऐसे लोग काफी मुखर होकर सामने आ रहे हैं जो अपने आप को ना तो प्राइमरीली फतह के लॉयलिस्ट, ना हमास के लॉयलिस्ट मानते हैं। उनका यह है कि फिलिस्तीन को अगर सामने रख के, फिलिस्तीन के हित को अगर सामने रखना है, तो हमें इन तमाम झगड़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो मैं भी सईद साहब की तरह मानता हूं कि आज़ादी की आवाज़ ज़्यादा दिन दबाई नहीं जा सकती है। एक छोटे से वियतनाम में ने भी आपको उस ज़माने में भी धूल चटा दी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप अनंत काल तक ये, जिसे अचिन बिल्कुल सही तौर पे कॉलोनियल सेटलर कॉलोनियल अपार्थाइड कह रहे हैं, ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।